हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मांग। इसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि मांग आखिरकार होती क्या है। हमने मांग वक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मांग के कुछ फंक्शंस थे जिसे मांग फलन कहा जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने मांग का वक्र भी देखा था और उसकी मान्यताएं भी पढ़ी थी हमने। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि मांग का संबंध अलग अलग चीज़ों के साथ। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला जो संबंध दिखाया गया है वो है आय के साथ मांग का क्या संबंध होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि आय और मांग में क्या संबंध होता है। स्टार्ट करते हैं आय और मांग में संबंध। तो इसमें है सबसे पहले हमारा आय और मांग में संबंध को दो वस्तुओं द्वारा समझा जा सकता है जो कि निम्न है। देखिए, सबसे पहली जो वस्तु होती है वो हमारी होती है सामान्य वस्तु। ठीक है, और जो सेकंड वस्तु होती है वो होती है घटिया वस्तुएं। ये वस्तुएं किस आधार पर बताई जा रही है? ये बताई जा रही है आपको आय के आधार पर। ठीक है, कि अगर हमारी आय, ठीक है, वो है ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, जो सामान्य वस्तुएं होंगी उन्हें अधिक खरीदेंगे। और अगर हमारी आय होगी कम तो हम घटिया वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एक को समझते हैं। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है? सामान्य वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। कि क्या होता है कि जब हमारी आय बढ़ती है, ठीक है, तो हमारी जो मांग है वो सामान्य वस्तुओं की बढ़ जाती है। अब आप एक बात देखिए, आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसी 10,000 रुपये में आपको अपने घर का सारा खर्चा चलाना है, तो आप थोड़ी सी लो क्वालिटी की सामान भी खरीदेंगे। ठीक है, मगर वहीं अगर आपकी आय बढ़ जाए, 15,000 हो जाए, तो क्या होगा? आप इससे जो आप घटिया वस्तुएं पहले थोड़ी खरीद रहे थे, आप उससे थोड़ी सी अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी आय है वो बढ़ती है, वैसे वैसे हम सामान्य वस्तुओं की मांगों को बढ़ा देते हैं। सामान्य वस्तुएं अच्छी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, और घटिया वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर घट जाती है। कि जैसे ही हमारी आय बढ़ेगी, ठीक है, अगर हमारी आय बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, हम जो घटिया वस्तुएं खरीद रहे थे पहले, क्योंकि हम कम कमा रहे थे, तो हम उनकी मांग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है? जब आय बढ़ती है तो इनकी मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और घटिया वस्तुओं की आय बढ़ने से मांग घट जाती है। तो आपको रिलेशन दिख रहा है, इनके बीच पॉजिटिव रिलेशन है और इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। चलिए अब इसको देखते हैं ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सामान्य वस्तुओं की मांग। सामान्य वस्तुओं की मांग, आय देखिए अगर यहाँ पे बढ़ रही है हमारी, ठीक है, तो आय बढ़ने से क्या हो रहा है? मांग भी बढ़ रही है। और अगर आय हमारी क्या हो रही है? घट रही है, तो मांग भी क्या हो रही है? इनकी घट जाती है। ठीक है, कि मान लीजिए अगर हमारी आय बढ़ गई तो हम अच्छी वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर आय घट गई तो हम अच्छी वस्तुओं की मांग को कम कर देंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक या फिर सकारात्मक। देखिए, अगर बढ़ रही है आय तो मांग भी बढ़ रही है, आय घट रही है तो मांग भी बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, यानी दोनों एक जैसा, दोनों में एक जैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए आप। देखिए, प्राइस जो है इस तरफ क्या है? प्राइस, इस तरफ क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, अब प्राइस तो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी चल रही है? आय की बात चल रही है कि आय में चेंज हुआ है हमारी, हम जितना कमा रहे थे उसमें चेंज हुआ है। प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर अगर हमारी मांग बढ़ जाती है, ठीक है, मांग यहाँ पे क्या हो रही है आपको दिख रही है? यहाँ पे मांग घट रही है। ठीक है, कि क्या हो रहा है? हमारी जो आय है वो क्या हो गई? घट गई। घट गई, मगर प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है। देखिए, आप अगर इधर देखेंगे तो प्राइस
कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस, मगर फिर भी क्या देख पा रहे हैं हम, क्वांटिटी हम पहले क्यू खरीद रहे थे और अब हमारी जो क्वांटिटी है वो घट गई है, वो हो गई है Q1। वो क्यों हुई? क्योंकि हमारी जो आय थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो आय कम हो गई तो इस वजह से हमने जो सामान्य वस्तुएं थी उनकी मांग को कम कर दिया, और मांग को कम किया इसी वजह से जो हमारा ग्राफ था, यानी जो हमारी मांग वक्र था, वो कहाँ खिसक गया, वो D से लेकर के D' पर खिसक गया। ठीक है, यानी आय में चेंज की वजह से सामान्य वस्तुओं की मांग में क्या चेंज आता है, ग्राफ खिसक जाता है। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट वर्ड हो या फिर राइट वर्ड हो। अगर मांग बढ़ेगी तो किस तरफ खिसकेगा हमारा ग्राफ, हमारा ग्राफ खिसकेगा दाईं तरफ। और अगर हमारी मांग घट रही है, ठीक है, आय घट रही है, मांग घटेगी, तो ग्राफ किस तरफ जाएगा हमारा, लेफ्ट तरफ। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा घटिया वस्तुओं की मांग। ठीक है, इसको भी ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि क्या होती है। देखिए, अगर आय हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी घटिया वस्तुओं की मांग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हमारी आय घट रही है तो हम फिर घटिया वस्तुओं की मांग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसी में सर्वाइव करना है, तो हम सोचेंगे कि थोड़ा सा कम खर्चा कर लिया जाए। तो इसीलिए इनके बीच में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आय बढ़ रही है तो मांग घट रही है, और आय घट रही है तो मांग बढ़ रही है। तो अगर हम अब इस वाले केस में देखें तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस में हुआ, हमारी आय में चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारी आय में क्या चेंज हुआ है, हमारी डिमांड देखिए घट रही है। ठीक है, तो घटिया वस्तुओं की डिमांड कब घटती है, जब हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि अगर हमारी आय बढ़ जाएगी तो घटिया वस्तुओं की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्राइस सेम लाइन पे है। ठीक है, मगर चेंज किस में हुआ, आय हमारी बढ़ गई, तो उस वजह से हमने घटिया वस्तुओं की मांग घटा दी, और घटा दी तो ग्राफ किस तरफ गया, हमारा ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड चला गया। और वहीं पर अगर हमारी आय जो थी वो घट जाती तो हम इसकी मांग बढ़ाते थे, तो हमारा ग्राफ जाता राइट साइड शिफ्ट हो जाता। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं आगे के। नेक्स्ट अब हमारा आता है, देखिए ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ये पूरा था हमारा जो संबंधित वस्तुएं हैं। ठीक है, मतलब जो आय थी, आय और मांग के बीच में हमने संबंध पढ़ा था कि आय अगर किसी इंसान की बढ़ती है, ठीक है, तो वो मांग को कैसे कैसे इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, कि मांग उसकी किस किस वजह से कैसे कैसे बदल जाएगी अगर किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे वहीं यहीं पे ही कि अगर संबंधित वस्तुएं जो हैं, ठीक है, उसमें और मांग में क्या क्या संबंध होता है। ठीक है, संबंधित वस्तु आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी। दो तरीके की वस्तुएं होती है संबंधित, एक होती है हमारी प्रतिस्थापक और दूसरी होती है हमारी पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापक वो वस्तुएं होती है जिनका उपयोग हम एक के बदले में दूसरे का कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था दूध, चाय और कॉफ़ी का। ठीक है, मगर इसमें आज हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, कोक एंड पेप्सी का लिया है। देखिए अब इसमें क्या है, प्रतिस्थापक वस्तुओं कैसे इफेक्ट करेंगी मांग को। प्रतिस्थापक वस्तुओं में देखिए हमने लिया है कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल। मान लीजिए प्राइस क्या हुआ है, कोक का बढ़ गया है। ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कोक की घट जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि प्राइस उसका बढ़ गया तो लोग थोड़ा कम खरीदना चालू करेंगे। लेकिन जो प्राइस है पेप्सी का वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मगर क्योंकि कोक का प्राइस बढ़ गया था तो जो कोक पीने वाले लोग थे वो अब किसको ख़रीदना पसंद करेंगे, पेप्सी को ख़रीदना पसंद करेंगे। इसी वजह से पेप्सी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संबंधित वस्तुओं की मांग का दूसरी वस्तु पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि कोक का जो प्राइस था वो बढ़ा तो उसकी वजह से खुद ब खुद पेप्सी की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। इसी वजह से इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखा जाता है। अगर आप देखिए यहाँ पे कोक का प्राइस बढ़ा और पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इसको देखिए ग्राफ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
ये कोक का ग्राफ है, ये पेप्सी के लिए ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस जब पेप्सी का पहले वाला जो है उस पे हम इतनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस क्या हुआ बढ़ा कोक का, ठीक है, तो क्या हो गया, क्वांटिटी घटकर Q2 पर पहुंच गई। अब ये तो था हमारा किसका, कोक का। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे देखें तो जो प्राइस है पेप्सी का, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका हर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस हर लाइन पे क्या है, सेम ही है। ठीक है, लेकिन हर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो इसकी पहले से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है। अगर हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखें तो देखिए पहले हम इतनी क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब हम इतनी क्वांटिटी इसकी क्या कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा, ये कोक के प्राइस के बढ़ने का इफ़ेक्ट पड़ा पेप्सी की डिमांड पर। ठीक है, ये थी हमारी पहली संबंधित वस्तु। अब नेक्स्ट संबंधित वस्तु देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पूरक वस्तु। ठीक है, पूरक वस्तु मैंने आपको बताया था कि वो वस्तुएं होती है जिनका यूज़ हम एक के बिना दूसरे का नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल है ब्रेड और बटर का। ठीक है, अब मान लीजिए ब्रेड का जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेड की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस जो होगा बटर का, ठीक है, वो क्या था, कांस्टेंट रहेगा वैसे का वैसे ही। क्यों, क्योंकि प्राइस किसका बढ़ा है, ब्रेड का बढ़ा है। लेकिन डिमांड जो बटर की होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रेड का जो प्राइस था वो कम हुआ था, तो लोगों ने ब्रेड ज़्यादा खरीदा और ब्रेड के साथ लोग यूज़ करते हैं बटर को। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रेड की प्राइस था उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ा, बटर की डिमांड पर पड़ा। इन दोनों के बीच में देखिए नेगेटिव इफेक्ट होता है, ऋणात्मक। एक का प्राइस घटा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई। और वहीं पे इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा ब्रेड का तो डिमांड घट जाएगी किसकी, बटर की भी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, ब्रेड कम खरीदेंगे, और ब्रेड कम खरीदेंगे तो बटर भी कम खरीदेंगे। इसका देखिए ग्राफ देखते हैं। देखिए पहले प्राइस कितना था, P1 था ब्रेड का, तो क्वांटिटी हम Q1 खरीद पा रहे थे। और अगर प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, P2 हो गया यहाँ पर, तो क्वांटिटी हम इसकी कितनी खरीद पा रहे हैं, Q1, पहले से क्वांटिटी घट गई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ा है, ठीक है, किसका, ब्रेड का प्राइस बढ़ा है, तो इस वजह से हमने ब्रेड की क्वांटिटी कम करी थी। और अगर ब्रेड की क्वांटिटी कम करेंगे तो किसकी क्वांटिटी भी कम होगी, बटर की क्वांटिटी भी हम कम खरीदना चालू करेंगे। देखिए प्राइस इसका बटर का पहले वाला ही है, कोई प्राइस में चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसके प्राइस में हुआ था, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, जो इसकी पूरक वस्तु थी, जो कि थी ब्रेड। ठीक है, उसके प्राइस में चेंज हुआ। लेकिन क्या होगा, इसकी डिमांड को वो इफ़ेक्ट करेगा। कैसे इफ़ेक्ट करेगा कि अब जो पहले इसकी क्वांटिटी लोग जो D1 खरीद रहे थे, यानी Q1 जितनी इसकी क्वांटिटी जो खरीद रहे थे, अब वो घट कर के क्वांटिटी हो जाएगी इसकी Q2। ठीक है, तो ये थी हमारी संबंधित वस्तुएं, जिसमें हमने पढ़ा कौन कौन सी, एक प्रतिस्थापक वस्तु और दूसरी हमने पढ़ी पूरक वस्तु क्या होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट देखिए, मांग के नियम के कुछ अपवाद होते हैं, यानी जहाँ पे मांग का जो नियम होता है वो लग नहीं पाता। ठीक है, यानी मांग का नियम वहाँ पे काम नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए हमने मांग का नियम पिछले में पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की जो मांगी गई मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर मांग का नियम जो होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता, तो उसी को बोला जाता है मांग के नियम के अपवाद। अब देखिए वो वस्तु क्या है, उन वस्तुओं को बोला जाता है गिफन वस्तुएं। ठीक है, ये विशेष प्रकार की वस्तुएं हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है और इनकी मांग कीमत में वृद्धि से बढ़ती है और कीमत गिरने से गिरती है। इस नियम को सर रॉबर्ट गिफन ने लागू किया था और इसी को गिफन विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, गिफन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिस पर उपभोक्ता क्या करता है, अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। ठीक है, और इनकी जो मांग होती है वो क्या होती है, कीमत में वृद्धि के से बढ़ती है और कीमत गिरने से
गिरती है। ठीक है, कि अगर क्या होगा, मांग इसकी कब बढ़ेगी, जब इनका प्राइस बढ़ेगा, और इनकी मांग कब घटेगी, जब इनका प्राइस कम होगा। ठीक है, और इसे जो इस नियम को जो दिया था वो थे रॉबर्ट गिब्बन, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया गिब्बन विरोधाभास। ठीक है, अब देखिए आगे इसको समझते हैं कि आखिर गिब्बन विरोधाभास क्या है। ठीक है, इसके देखिए रीजंस क्या हैं कि क्यों होता है गिब्बन विरोधाभास। पहला है इसका अज्ञानता, कि लोगों को ज्ञान ही नहीं होता इस चीज़ के बारे में। सेकंड आता है जीवन की अनिवार्यता, कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आप मेडिसिन ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अब उनका प्राइस कितना ही बढ़ जाए, लेकिन जिस इंसान को उसकी ज़रूरत है वो उसको तब भी खरीदेगा। तो जीवन की अनिवार्यता ये होता है। थर्ड है वस्तु की आदत। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी लोगों को आदत होती है, जैसे नशे की चीज़ें ले लीजिए आप, उनकी कीमत चाहे कितनी ही बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन जिस इंसान को उसकी आदत है वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, वहाँ पे मांग का नियम नहीं लागू होता है। चौथा होता है मौसम में परिवर्तन, कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए मौसम में जो परिवर्तन है उस वजह से भी क्या होने लग जाता है, मांग का नियम वहाँ पे लागू नहीं हो पाता है। पांचवा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रतिष्ठा सूचक होती हैं। ठीक है, जो हमारी प्रतिष्ठा को दिखाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सोना ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, जिनकी अगर कीमत बढ़ती है तो लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं, ताकि जिससे जो सोसाइटी है उसमें उनकी जो लेवल है वो हाई दिखे। ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इस वजह से। इसका ग्राफ देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे अगर हमने पीछे देखा था, जो मांग का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, नीचे की तरफ ढालू होता है, कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होती जाती है। लेकिन इसका जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ है, तो ये मांग का नियम का विरोधाभास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मांग में परिवर्तन, कि मांग में परिवर्तन क्या होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा संबंधित वस्तुएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था हमारी आय में और मांग में जो संबंध होता है। फिर हमने पढ़ा मांग के नियम के अपवाद। अब हम पढ़ेंगे कि मांग में परिवर्तन क्या होता है, कि मांग में चेंज क्या होता है, किसको हम बोलते हैं कि मांग में परिवर्तन हुआ है। देखिए ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मांग में परिवर्तन, एक मांग की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, दोनों को ही बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए मांग में परिवर्तन क्या होता है। मांग में परिवर्तन कीमत को छोड़कर अन्य बातों की वजह से होता है। अन्य बातें आपने पिछले चैप्टर में समझी थी कि अन्य बातें क्या होती हैं हमारी। ठीक है, उनकी वजह से होता है, प्राइस को छोड़कर, यानी कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ किस में होगा, अन्य बातों में चेंज होगा। अन्य बातें देखिए मैंने नीचे फिर भी लिख दिया आपके लिए। अन्य बातें क्या होती है हमारी, एम मतलब होता है हमारी इनकम। ठीक है, PL मतलब पॉपुलेशन, T मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, T मतलब टाइम, और PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि यहाँ पे हमारी आय में अगर परिवर्तन होगा तो उससे मांग में परिवर्तन होगा। अगर क्या होगा यहाँ पे जनसंख्या में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होगा। हमारी रुचि कम बढ़ती है या घटती है उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होगा। अगर हमारा समय जो है उसमें कोई चेंज होता है उसमें क्या, उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होगा। और अगर हमारी संबंधित वस्तुओं में कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होता है। संबंधित वस्तुओं का भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे अन्य बातों की वजह से मांग में दो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि मांग में परिवर्तन होते हैं। पहला होता है मांग में वृद्धि और दूसरा होता है मांग में कमी। ठीक है, कि मांग में परिवर्तन कब होगा, जब अन्य बातों में कोई चेंज होगा। ठीक है, और इसकी वजह से या तो मांग में वृद्धि होगी या मांग में क्या होगी, कमी होगी। आप
बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मांग में परिवर्तन हमेशा अन्य बातों की वजह से होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं अब इसको कैसे। पहले देखते हैं मांग में वृद्धि किसको कहा जाता है। मांग में वृद्धि देखिए जब होगी जब कीमत क्या होगी, स्थिर रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा। चेंज किस में होगा, अन्य बातों में चेंज होगा, तो प्राइस क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है, मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया, अन्य बातों में मैंने रुचि में बदलाव किया। ठीक है, आप किसी में भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी रुचि जो है, मेरा जो प्रेफरेंस है या मेरा जो टेस्ट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरा टेस्ट बढ़ गया तो मैं उस वस्तु की मांग को क्या करूँगी, बढ़ा दूँगी। ठीक है, अन्य बातों रुचि के बढ़ने के कारण वस्तु की मांग बढ़ गई। कि क्या हुआ, क्योंकि मेरी जो अन्य बात में मैंने क्या लिया, रुचि, कि मेरी रुचि बढ़ी जिस कारण क्या हुआ, मेरी वस्तु की मांग मैंने बढ़ा दी। ठीक है, अब मांग के बढ़ने से क्या हुआ, मांग वक्र बाएं से दाएं ओर खिसक गया। ठीक है, अब अगर इसमें ग्राफ में हम देखेंगे तो देखिए प्राइस जो है वो सेम है। ठीक है, सेम लाइन पे प्राइस की। ठीक है, ये पहले वाला हमारा डिमांड कर्व है, और क्योंकि मेरी जो रुचि थी वो बढ़ गई, रुचि बढ़ गई तो मैंने डिमांड बढ़ाई। मान लीजिए मेरी डिमांड अब इस पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से ये नया डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, और जिस वजह से क्या हुआ, जो मेरी क्वांटिटी थी वो बढ़ गई लेकिन प्राइस क्या रहा, सेम रहा। और जिस वजह से देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हुआ है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो कहाँ पे हो गया है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, पहले डी पे था अब डी डैश पे आ गया, दाईं ओर खिसक गया है। ठीक है, इसका पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आता है आपसे, या तो पूछ लिया जाएगा कि मांग वक्र में दाएं ओर खिसकने का कारण बताएं, या फिर आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ भी बोला जाता है। नए मांग वक्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं पहले डी पे था अब कहाँ पे हो गया है, मांग वक्र शिफ्ट हमारा डी डैश पे हो गया। तो इसी को बोला जाता है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि आप कोई भी जो भी अन्य बातें हैं उनमें चेंज करके आप मांग में वृद्धि को दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रुचि में चेंज करके आपको दिखाया। ठीक है, आगे करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मांग में कमी। मांग में कमी कैसे होगी, वैसे ही जैसे हमने मांग में वृद्धि दिखाई थी। कीमत क्या रहेगी, स्थिर। कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम मांग में वृद्धि और मांग में कमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी जो रुचि है वो कम हो गई है। अब रुचि कम हुई है तो उस वजह से क्या होगा, मेरी जो डिमांड होगी उस वस्तु की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मेरी रुचि कम हुई जिसकी वजह से मांग क्या हो गई, कम हो गई। मांग कम हुई तो वक्र कहाँ हो गया, दाएं से बाएं और पीछे की ओर खिसक गया। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले क्या था, मेरी डिमांड जो थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, मगर क्या हुआ, मेरी जो रुचि है वो कम हो गई तो उस वजह से मेरी मांग क्या हुई, उस वस्तु की कम हो गई। और जब मेरी मांग उस वस्तु की कम हुई तो उस वजह से जो डिमांड कर्व था वो क्या हुआ, बाईं तरफ, यहाँ से राइट से लेकर लेफ्ट साइड पे वो क्या हो गया, पीछे की तरफ खिसक गया और एक नए मांग वक्र का निर्माण हुआ। समझ आया आपको इतना। तो देखिए मांग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मांग में अगर परिवर्तन होगा तो वो किस वजह से होगा, हमेशा अन्य बातों की वजह से मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, और मांग में अगर परिवर्तन होता है तो उस वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व में हमेशा शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिमांड कर्व में शिफ्ट किस वजह से होता है तो अन्य बातों की वजह से शिफ्ट होता है, या फिर ये पूछा जाए कि अन्य बातों की वजह से मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मांग वक्र में क्या होता है, खिसकाव होता है या फिर वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है अब हमारा मांग की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए मांग की मात्रा में परिवर्तन की अगर जहाँ पर बात होगी तो वहाँ हमें लेना है कीमत को वस्तु की। ठीक है, कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो उस वजह से मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग की मात्रा में दो परिवर्तन होता है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर
अन्य बातों में कोई चेंज होगा तो मांग में दो तरीके से चेंज होगा, एक होगा वृद्धि और एक होगा कमी। ऐसे ही मांग की मात्रा में परिवर्तन कीमत की वजह से होगा और इसमें भी दो तरीके से चेंज होंगे, एक तो मांग में संकुचन या फिर मांग में विस्तार। ठीक है, एक एक को देखिए अब समझते हैं। पहला है मांग में संकुचन। मांग में संकुचन क्या होता है कि मांग पहले से यानी जितनी हम पहले क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो कम हो गई है। ठीक है, इसमें क्या रहेंगी, अन्य बातें स्थिर रहेंगी। जैसे हमने मांग में पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हमारा प्राइस स्थिर रहा था। इसमें क्या रहेगा, अन्य बातें स्थिर रहेंगी। वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, जब संकुचन में क्या होगा, वस्तु की जो प्राइस है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत में क्योंकि अब वृद्धि हुई है तो उस कारण क्या होगा, मांगी गई मात्रा में कमी होगी या फिर इसी को बोला जाता है मांग में संकुचन होगा। क्योंकि अब देखिए प्राइस अगर किसी भी वस्तु का बढ़ रहा है तो हम उसको पहले से थोड़ा कम यूज़ करना चाहेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, कीमत में वृद्धि के कारण मांगी गई मात्रा में कमी हुई। अब क्योंकि मांगी गई मात्रा में कमी हुई है तो इस कारण क्या होगा, समान मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर संचलन होगा। कि क्या होगा, इसमें सेम डिमांड कर्व रहेगा, इसमें डिमांड कर्व में कोई शिफ्ट नहीं होगा, इसमें सेम कर्व पे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा। कि क्या होगा, हम पहले देखिए 50 अगर प्राइस था, ठीक है, सेब का, हम 50 रुपये जब प्राइस था सेब का तब हम 3 क्वांटिटी खरीद रहे थे उसकी। लेकिन जब प्राइस बढ़कर 100 रुपये हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इसमें प्राइस में चेंज हुआ है तो कर्व सेम रहा है, मगर कहाँ पे हुआ है कर्व, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ घूम गया है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है समान वक्र पर संचलन। ठीक है, पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि मांग वक्र में समान वक्र पर संचलन कब होता है तो वो कब होता है, जब वस्तु की कीमत में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, वो है मांग में विस्तार। कि मांग में विस्तार किसको कहा जाता है, इसमें भी वही होगा, अन्य बातें स्थिर रहेंगी, वस्तु की कीमत क्या होगी, कम कर दी जाएगी। उसमें कीमत बढ़ी थी, इस पर वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी। अब क्योंकि वस्तु की कीमत क्या हुई है, कम हुई है, तो वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, या फिर उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि, या फिर उसमें विस्तार। विस्तार मतलब होता है बढ़ जाना। अब क्योंकि वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उस पर वृद्धि हुई है तो क्या होगा, समान मांग वक्र में ऊपर से नीचे की ओर संचलन होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए पहले 100 रुपये प्राइस था, ठीक है, उस पे हम क्वांटिटी खरीद पा रहे थे सिर्फ एक सेब की, और वहीं पे अब क्या हुआ, प्राइस घटकर 50 रुपये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्राइस घट गया तो हम उसकी मात्रा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब हम मात्रा उसकी कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, हम पहले ए क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब हम कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, बी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। तो इस पर भी आप देख रहे हैं कि इस पर भी क्या हुआ है, सेम कर्व है हमारा और उस पर ही हम ऊपर से लेकर नीचे की ओर आ गए हैं। तो इसको बोला जाता है समान मांग वक्र पर संचलन। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।